नमस्कार दोस्तों, इनसाइटिक्स प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर देखेंगे। दरअसल सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर क्या है, क्लियर। तो आज आप लोगों को सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में आप लोगों को कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दरअसल सिंधु घाटी सभ्यता क्या है और वैदिक सभ्यता है, इसमें अंतर क्या है, क्लियर। तो दोस्तों आप लोगों को जैसा कि पता होगा, हम लोगों की यह सीरीज जो चल रही है वो ऑलरेडी व्हाइट बोर्ड पर लिखी रहती है सारी चीजें। तो मैं आप लोगों को केवल उसको एक्सप्लेन करता हूं, उसको केवल समझाता हूं, क्लियर। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इसको कम से कम समय में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में डिफरेंस या अंतर के बारे में सारी चीजों को आसानी से समझते हैं, क्लियर। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे ऊपर दोस्तों लिखा गया है यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर, क्लियर। डिफरेंस बिटवीन इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वैदिक सिविलाइजेशन, क्लियर। दूसरी चीजें यहाँ पर देखिए, इस तरफ मतलब इस तरफ देखिए एक पार्ट में लिखा गया है सिंधु सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, दूसरी तरफ लिखा गया है वैदिक सभ्यता यानी वैदिक सिविलाइजेशन, क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं दरअसल सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता में अंतर क्या है। तो सबसे पहले इनके टाइमलाइन को लेकर देखते हैं। दरअसल सिंधु घाटी सभ्यता का टाइमलाइन कितना है और वैदिक सभ्यता का टाइमलाइन दरअसल कितना है, क्लियर। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो टाइमलाइन है वो 2500 बीसी से 1750 बीसी तक इसका टाइमलाइन है, जबकि वैदिक सभ्यता जो है 1500 बीसी से 600 बीसी तक टाइमलाइन है, क्लियर। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है कब से कब तक थी, आप देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो टाइमलाइन है वो वैदिक सभ्यता से काफी पहले है, यानी वैदिक सभ्यता से पहले ही सिंधु सभ्यता थी, क्लियर। और सिंधु सभ्यता या इसका मतलब पहले थी, उसके बाद जो है कहीं कहीं वैदिक सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का टाइमलाइन कितना है, 2500 ईसा पूर्व, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 यानी 1750 ईसा पूर्व तक के टाइमलाइन को हम लोग क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। और 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक के टाइमलाइन को हम लोग क्या कहते हैं, वैदिक सभ्यता या वैदिक सिविलाइजेशन, क्लियर। तो दोस्तों आप लोगों को पहले मैं एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर दूं। देखिए वैदिक सभ्यता जो है कुल मिला के हम लोग जो हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, इतिहास को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है प्रागैतिहासिक काल, एक होता है आद्य ऐतिहासिक काल, एक होता है ऐतिहासिक काल। मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड, क्लियर। तो दोस्तों प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल होता है जिस काल में न तो कोई लिखित साक्ष्य मिला है न तो उसको पढ़ा गया है, इसलिए उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल का मतलब कुल मिला के ये होता है, जो कि जैसा मैंने बताया उसमें न तो कोई लिखित साक्ष्य मिला है न भी उसको पढ़ा गया है। इसका सीधा उदाहरण मैं आपको लूंगी, जैसे पाषाण काल या स्टोन एज। जो पाषाण काल वाला पूरा टाइम लाइन है वो हम लोग जो है प्रागैतिहासिक काल में पढ़ते हैं, क्लियर। पाषाण काल को आप लोगों को पता होगा, मोटा मोटी ब्रीफ में मैं आप लोगों को बता देता हूं। पाषाण काल को यानी स्टोन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, क्लियर। यानी पालियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड, क्लियर। तो वो सब पूरा प्रागैतिहासिक काल में आते हैं। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड होता है, मतलब उसमें लिखित साक्ष्य तो मौजूद है लेकिन उसको अभी तक पढ़ा ही नहीं गया है। तो ऐसे काल को हम लोग प्रागैतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। इसका सीधा उदाहरण सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है, क्लियर। तो ये आद्य ऐतिहासिक काल वाला सारी चीजें हैं, यानी इसमें लिखित साक्ष्य तो मौजूद हैं लेकिन उसको अभी तक पढ़ा ही नहीं गया है, उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया। इसका सीधा उदाहरण सिंधु घाटी सभ्यता, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि मिली है उसमें लिखित साक्ष्य तो मिला गया लेकिन उसको अभी तक पढ़ा ही नहीं गया है कि दरअसल वो किस लिपि में है, अभी वो किसी को पता ही नहीं चल पाया है, क्लियर। तो ये कुल मिला के आद्य ऐतिहासिक काल का सीधा उदाहरण है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। दूसरी तरफ वैदिक सभ्यता, ऐतिहासिक काल ऐसा काल होता है जिसमें लिखित साक्ष्य भी मौजूद हैं और उसको पढ़ा भी गया है, तो इसलिए उसको ऐतिहासिक काल, ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य भी मौजूद है उसको पढ़ा भी गया है, इसलिए उसको ऐतिहासिक काल या हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। इसका सीधा उदाहरण जैसे वैदिक काल, जैन काल, बौद्ध काल, मौर्य काल और अभी तक का, यानी कुल मिला के वैदिक काल से लेकर अभी तक के काल को जो हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास में, वो दरअसल उसको ऐतिहासिक काल कहते हैं, क्लियर।
इसका सीधा उदाहरण, क्योंकि वैदिक काल जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसका लिखित साक्ष्य मौजूद है, इसको आसानी से पढ़ा भी गया। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के सेंस में ऐसा, इसके लिखित साक्ष्य तो मौजूद हैं लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए यह आता है आद्य ऐतिहासिक काल में, यह आता है ऐतिहासिक काल में। क्लियर। और दूसरी चीज टाइमलाइन को लेकर आप लोग क्लियर हो जाइए, सिंधु घाटी सभ्यता पहले थी, वैदिक सभ्यता बाद में थी, यानी इसका टाइमलाइन देखिए। जब हम लोग बीसी में पढ़ते हैं ईसा पूर्व, तो जो टाइमलाइन जो है सबसे मतलब जैसे कुल मिला के बड़ी रहती है जो है वो और पहले हुई रहती है। कुल मिला के देखिए ये सिंधु घाटी सभ्यता का टाइमलाइन 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, यानी लगभग देखिए लगभग 17 3 20 5 25 लगभग 750 साल का टाइम पीरियड सिंधु घाटी सभ्यता का है। क्लियर। वैदिक सभ्यता का टाइमलाइन कितना है? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के टाइमलाइन को हम लोग वैदिक सभ्यता या वैदिक काल कहते हैं। क्लियर। दूसरी चीजें आप लोग यह भी देख रहे होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता के टाइमलाइन में आप लोग देखेंगे 1500, अब ये 1750, यानी 250 सालों का गैप है, यह भी ध्यान रखिए। इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के टाइमलाइन में जो गैप है, इसके बीच में कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं हुआ था, यह मतलब कोई इंपॉर्टेंट इवेंट या घटनाएं वगैरह नहीं हुई थी, ये काल जो है लगातार वैसे ही चल रहा था, इसीलिए मतलब इसको टाइमलाइन को ऐड नहीं किया गया, क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट इवेंट या इंपॉर्टेंट घटनाएं नहीं हुई थी। क्लियर। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता में मूल अंतर क्या है, जो यहाँ पर लिखा गया। मोटा मोटी मैं आपको टाइमलाइन को लेकर क्या है इसकी स्टार्टिंग के बारे में सारी चीजों को बैकग्राउंड आप लोगों को कंठस्थ कर दिया या क्लियर कर दिया। अब आइए जो यहाँ पर लिखा गया है पॉइंट वाइज सारी चीजों को समझते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरी सभ्यता या शहरी सभ्यता है, लेकिन वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। क्लियर। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो विश्व की एक नगरी या शहरी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता। कुल मिला के समझिए जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो आज के समय का, अगर मैं सीधा उदाहरण दूं, आज के समय का जो आप शहरों में शहरी एरिया में रह रहे हैं, शहरों में किस तरीके से आप देख रहे हैं रोड ऑलरेडी बेहतर तरीके से बना होता, नालियां सिस्टमेटिक ढंग से बनी होती है, कहाँ रोड बनेगा कहाँ नालियां बने, पूरा सिस्टमेटिक ढंग से। तो कुल मिला के आज के समय का जो शहर है वो समझिए सिंधु घाटी सभ्यता है, और आज के समय का जो ग्रामीण एरिया है, गांवी एरिया है, वो समझिए आपका वैदिक सभ्यता है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिंधु सभ्यता का सीधा उदाहरण मैंने आप लोगों को बताया, जैसे आज के समय का शहर और नगर जो है, और आज के समय का जो ग्रामीण एरिया है वो कहीं कहीं वैदिक सभ्यता है, आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं। क्लियर। दूसरा पॉइंट देखिए, सिंधु सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था, याद रखिएगा, जबकि वैदिक सभ्यता का समाज जो है पितृसत्तात्मक था। मतलब जैसे आज का समाज प्रेजेंट टाइम में जो आधुनिक समाज चल रहा है वो आप लोगों को पता होगा, वो उस समय पितृसत्तात्मक समाज चल रहा है, यानी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, मतलब पेट्रियार्कल सोसाइटी है। इसका मतलब जो है पिता प्रभुत्व समाज है, कुल मिला के पिता का स्थान मतलब प्रमुख होता है, लेकिन वैदिक सिंधु घाटी सभ्यता में माता का स्थान मतलब जो है प्रमुख होता था। क्लियर। लेकिन वैदिक सभ्यता में आते आते हम लोग जो है पितृ समाज जो है, वो सोसाइटी जो है वह पितृसत्तात्मक हो गया, यानी पेट्रियार्कल हो गया। क्लियर। लेकिन जो है हम लोग देख रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में यह समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक था। तो ये चीजें याद रखिए, जो मैं जिस पॉइंट को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, बॉक्स के अंदर बंद कर रहा हूँ या गोला कर रहा हूँ, वो पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। क्लियर। मैंने कहा सिंधु घाटी सभ्यता शहरी थी या नगरीय थी, कुल मिला के वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता जो समाज है, सोसाइटी है, वो मतलब मातृसत्तात्मक थी। क्लियर। और सिंधु वैदिक सभ्यता का जो समाज था, जो सोसाइटी थी, वो पेट्रियार्कल थी, यानी पितृसत्तात्मक समाज था। क्लियर। मतलब पिता प्रभुत्व समाज था वैदिक सभ्यता, और सिंधु सभ्यता माता प्रभुत्व समाज था। क्लियर। तीसरा पॉइंट देखिए, सिंधु सभ्यता में प्रमुख पशु कौन था? बैल था। सिंधु सभ्यता में यानी सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख पशु बैल था। लेकिन वैदिक सभ्यता में, यहां पर देखिए, वैदिक सभ्यता में प्रमुख पशु कौन थी? गाय थे। वैदिक सभ्यता में आप लोगों को पता होगा गायों के लिए युद्ध हो जाता था, और जो गाय को मतलब नुकसान पहुंचाता था उस व्यक्ति को मृत्यु दंड तक दे दिया जाता था। आप समझिए गाय मतलब वैदिक काल में गाय कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। क्लियर।
तो कुल मिला के मैंने आप लोगों को बताया सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख पशु बैल थी, जबकि वैदिक सभ्यता में प्रमुख पशु गाय थी। गाय इतना इंपॉर्टेंट थी, मैंने आप लोगों को बताया, एक बार फिर बताता हूँ, गाय इतना इंपॉर्टेंट थी वैदिक काल में कि गायों के लिए युद्ध हो जाता था, और जो व्यक्ति गायों को मतलब नुकसान पहुंचाता था उसको, उस व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया जाता था। मतलब इतना कठिन था, मतलब इतना कड़ा मतलब जो है दंड दिया जाता था वैदिक समाज में, जो व्यक्ति गाय को नुकसान वगैरह पहुंचाता था। क्लियर? तो गायों के लिए युद्ध वगैरह हो जाता था वैदिक काल में। चौथा पॉइंट देखिए, सिंधु समाज में या सिंधु सभ्यता में बहुत एडवांस प्लानिंग थी। तो सिंधु सभ्यता, जैसा कि मैंने आप लोगों को सबसे पहले पॉइंट बताया, सिंधु सभ्यता का समाज मतलब नगरी समाज था। सिंधु समाज जो है एक नगरी समाज थी, जबकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? एक शहरी सभ्यता थी, और जबकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो इसी क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा गया है कि सिंधु सभ्यता बहुत एडवांस प्लानिंग थी। एडवांस प्लानिंग का मतलब, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, आज के समय का जो शहर एरिया है वो कुल मिला के सिंधु घाटी सभ्यता है, और आज के समय का जो सामान्य गाँव होते हैं वो समझिए वैदिक सभ्यता थी। क्लियर? तो इसीलिए कहा जा रहा है, चूंकि शहरों में आप लोगों को पता होगा एडवांस प्लानिंग होती है कि मतलब कहाँ रोड बनेगा, कहाँ नालियां बनेगी, कहाँ ये बनेगा, कहाँ घुमाव बनेगा, कहाँ चौराहा बनेगा, ये सब शहरों में ऑलरेडी व्यवस्थित ढंग से काफी प्लानिंग तरीके से एडवांस ढंग से किया जाता है। लेकिन आपको पता होगा गांव में ऐसा नहीं किया जाता। तो उसी सेंस में, उसी कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है कि सिंधु सभ्यता बहुत एडवांस प्लानिंग थी सिंधु सभ्यता में, जबकि वैदिक सभ्यता में मतलब सामाजिक प्लानिंग थी। सामाजिक जैसे आज के समय का गांव समझिए वो वैदिक सभ्यता थी, आज के समय का जो शहरी एरिया है, जो शहरी प्लानिंग वगैरह है, जो शहरी में किस तरीके से देखिए नालियां सिस्टमेटिक ढंग से बनी होती है, रोड वगैरह सिस्टमेटिक ढंग से बने होते हैं, तो वो कुल मिला के आज की शहरी व्यवस्था, मैंने आप लोगों को सीधा बार बार बता रहा हूं कि वो दरअसल सिंधु सभ्यता है। आज के समय का जो गांव है वो मतलब वैदिक सभ्यता थी। अब देखिए पांचवा पॉइंट क्या है, सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध से परिचित नहीं थे। क्लियर? सिंधु सभ्यता के लोग मतलब आप सोचिए काफी आसानी से जीते थे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, कोई किसी चीज को लेकर युद्ध वगैरह नहीं करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। लेकिन देखिए वैदिक सभ्यता में गायों के लेकर युद्ध हो जाता था। क्लियर? सिंधु सभ्यता के लोग जो है काफी शांति प्रिय लोग थे। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध वगैरह को जानते भी नहीं थे कि दरअसल युद्ध वगैरह होता क्या है। लेकिन आप लोग देखिए वैदिक सभ्यता में आते आते गायों के लिए युद्ध हो जाता था, क्योंकि वैदिक काल में आप लोगों को बार बार बता रहा हूं वैदिक सभ्यता में प्रमुख पशु गाय थी, इसीलिए गायों के लिए जो है वहां पर युद्ध होता था। कुल मिला के समझिए वैदिक काल में जिसके पास ज्यादा गाय रहती थी, आज के समय में क्या है, मॉडर्न समय में, आज के समय में अगर आपके पास जितना ज्यादा पैसा होगा आप उतने रिच कहलाएंगे, उतने अमीर कहलाएंगे। लेकिन वैदिक समाज में यानी वैदिक काल में क्या था, जिस व्यक्ति के पास जितनी ज्यादा गाय होगी, गायों की संख्या जिस व्यक्ति के पास जितनी ज्यादा होगी वह व्यक्ति उतना ही अमीर कहलाता था वैदिक काल में। लेकिन आज के समय में क्या है, अगर आपके पास पैसा जितना ज्यादा है आप उतने ही ज्यादा अमीर कहलाएंगे। क्लियर? आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए छठवां पॉइंट क्या है, सिंधु सभ्यता में कांसे की खोज हुई। आप लोग जानते हैं ब्रांज कांसा, सिंधु सभ्यता में कांसे की खोज हुई, जबकि वैदिक सभ्यता में लोहे की खोज। जो मैं लिखा हुआ हूं ये पॉइंट दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखेंगे अगर सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से अगर क्वेश्चन आएंगे तो मैं गारंटी लेकर कह सकता हूं इससे बाहर जो मैंने पॉइंट यहाँ पर नोटेड किया है या फिर जो मैं आपको एग्जाम्पल जो मैं जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और इस क्लास में आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से मतलब बिल्ड हो जाएगा, कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। क्लियर? देखिए मैंने कहा सिंधु सभ्यता में कांसे की खोज हुई थी, वैदिक सभ्यता में लोहे की खोज है। यानी मल्टीपल टाइम यूपीएससी यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है कि सिंधु सभ्यता मतलब लोहे मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो लौह प्रधान नहीं थी। यानी ये ऑप्शन सही हो जाता। क्यों? क्योंकि देखिए लोहे की खोज होती कहाँ, तो वैदिक काल में होती है। लोहे की खोज होती कहाँ है, वैदिक काल में, यानी उत्तर वैदिक काल में होती है। जबकि सिंधु सभ्यता में कहीं भी लोहे की खोज वगैरह नहीं होती है। क्लियर? तो सिंधु सभ्यता में कुल मिला के कांसे की खोज हुई थी और वैदिक काल में लोहे की खोज होती है। लोहे की खोज होने से आपको पता होगा जो आज के समय का इंडस्ट्रियलाइजेशन, व्यापार वगैरह, कृषि वगैरह काफी बेहतर ढंग से, काफी सिस्टमेटिक ढंग से होने लगी थी। क्लियर?
जैसे जैसे ही लोहा आया, लोहा से आप लोगों को पता होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, एग्रीकल्चर वगैरह एडवांस हो गई काफी, एग्रीकल्चर कृषि वगैरह काफी सिस्टमेटिक ढंग से होने लगी थी वैदिक काल में, क्लियर, लोहे के आ जाने से। लेकिन आप लोगों को याद रखना है सिंधु सभ्यता में कांसे की खोज हुई, वैदिक सभ्यता में लोहे की खोज हुई, ये चीजें याद रखना। सातवां पॉइंट क्या है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे और पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार था। ये चीजें याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय या मुख्य बिजनेस क्या था, व्यापार था, व्यापार करना। ये लोग सोना चांदी वगैरह खरीदते थे बाहर विदेशों से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विदेशों से सोना चांदी तमाम प्रकार की चीजें वगैरह खरीदते थे, क्लियर, याद रखना है आप लोग। दूसरी चीजें, वैदिक सभ्यता में देखिए, वैदिक सभ्यता में लोग जो है कृषि और पशुपालन करते थे। वैदिक सभ्यता में लोग, जैसा कि मैंने बताया, जब वैदिक काल में लोहे की खोज हुई तो लोहे की खोज होने से इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह होने लगा, कृषि वगैरह काफी सिस्टमेटिक ढंग से आसानी तरीके से कृषि वगैरह सारी चीजें, जुताई बुआई ये सब सारी चीजें आसानी से होने लगी थी वैदिक काल में। तो वही चीजें लिखा गया है कि वैदिक सभ्यता के लोग कृषि और पशुपालन करते थे। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर वैदिक काल में किस तरीके से गायों के लिए युद्ध हो जाता था, गायों के लिए जो व्यक्ति गायों को नुकसान वगैरह पहुंचाता था उस व्यक्ति को मृत्यु दंड तक दे दिया जाता था वैदिक काल में। सोचिए कितना। तो कुल मिलाकर जैसे मैंने आप लोगों को अमीर वाला एग्जांपल दिया, आज के समय में आपके पास जितना ज्यादा पैसा है आप उतने ही रिच कहलाएंगे, अमीर कहलाएंगे, लेकिन वैदिक काल में जिस व्यक्ति के पास जितनी ज्यादा गायों की संख्या रहती थी वह व्यक्ति उतना ही अमीर कहलाता था, क्लियर। तो उसी सेंस में, उसी कॉन्टेक्स्ट में ये पॉइंट लिखा गया है कि वैदिक सभ्यता के लोग कृषि और पशुपालन करते थे। मतलब जिस तरीके से लोहे की खोज हुई तो यहाँ पर कृषि एग्रीकल्चर वगैरह काफी एडवांस होने लगा, और यहाँ पर जिस तरीके से मैंने बताया गाय वगैरह प्रमुख थी, सबसे प्रमुख, तो यहाँ पर पशुपालन वगैरह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, काफी प्रमुख था, क्लियर। अब देखिए सिंधु सभ्यता, आठवां पॉइंट, सिंधु सभ्यता में शिव और मातृ देवी की पूजा की जाती थी। सिंधु सभ्यता में शिव और मातृ देवी की पूजा, जिस तरीके से मोहनजोदाड़ो में शायद, देखिए कंफर्म नहीं, शायद मोहनजोदाड़ो में किस तरीके से मतलब योनि से उसके निकलते हुए किस पेड़ को दिखाया गया है ना, देखिए एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है इस समय, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट, जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाऊंगा एक अकेले टर्म में जो है डिफरेंस छोड़ के, तो सारी चीजें और कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। तो कुल मिलाकर जो यहाँ पर लिखा गया कुल उस पर फोकस करिए। सिंधु सभ्यता में शिव और मातृ देवी की पूजा की जाती थी, जबकि वैदिक सभ्यता में जो है वेदों का निर्माण हुआ। लोग कुल मिलाकर यज्ञ और पूजा पाठ जो है करते थे, क्लियर। सिंधु सभ्यता में शिव और मातृ देवी की पूजा की जाती थी, क्लियर। सिंधु सभ्यता में याद रखिए शिव और मातृ देवी प्रमुख थे क्योंकि इनकी पूजा की जाती थी। दूसरी ओर वैदिक सभ्यता में यानी वैदिक काल में वेदों का निर्माण हुआ। आप जानते हैं वैदिक काल में ही वेदों का निर्माण हुआ, किस तरीके से, इसमें वैदिक काल में ही यज्ञ पूजा पाठ ये सब काफी ज्यादा होता था। तो उसी लाइन को यहाँ पर लिखा गया है कि वैदिक सभ्यता में वेदों का निर्माण होता है और लोग यज्ञ और पूजा पाठ काफी ज्यादा करते थे, कहां पर, वैदिक काल में, क्लियर। आप लोगों को याद करना है कि लोग यज्ञ और पूजा पाठ किस काल में करते थे, वैदिक काल में ही करते थे, क्लियर। अब देखिए नौवां पॉइंट क्या लिखा गया है, सिंधु सभ्यता लिखित थी। सिंधु सभ्यता में लिपियां इसकी जो मिली गई है वो लिखित थी, लेकिन इसको पढ़ी नहीं गई, इस बात को ध्यान रखिए। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जो लिपियां मिली है वो लिखित थी, लेकिन इसको जो है आज तक भी पढ़ी नहीं गई है। सिंधु सभ्यता मैंने कहा आद्य ऐतिहासिक काल का उदाहरण है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। इसके अंतर्गत जो लिपियां मिली है वो लिखी है, लेकिन किस रूप में लिखी गई है, क्या लिखा गया है, इसको आज तक पढ़ा नहीं गया है, क्लियर। दूसरी ओर देखिए, इसमें मैंने कहा वैदिक काल में आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी, क्योंकि वैदिक काल ऑलरेडी जो लिखित सोर्सेस हैं, जो पूरा मतलब इसको ये लिखित सोर्स मिला है वैदिक काल, और साथ ही साथ इसको पढ़ा भी जा रहा है, इसलिए मतलब ये जो है कुल मिला के ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, क्लियर। दूसरी ओर चीजें, इसमें जो है धीरे धीरे समाज में जो है राजा और वर्ण व्यवस्था बनी। आप लोगों को पता होगा वर्ण व्यवस्था का कॉन्सेप्ट जो है कुल मिला के कहां से आया, यहाँ वैदिक काल से, क्लियर। आप लोगों को पता होगा कि इसमें धीरे धीरे समाज में क्या आया, राजा और वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे बनती चली गई वैदिक काल में, ये भी आप लोगों को पॉइंट याद रखना है।
सिंधु सभ्यता का समाज जो है याद रखना है 4 वर्गों में बटा हुआ था। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो समाज था वो 4 वर्गों में बटा हुआ था। कौन से वर्ग थे? एक विद्वान था, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। याद रखना है सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। क्लियर, याद रखना है। अब देखिए 11वां पॉइंट इसमें क्या लिखा गया है, 10वां पॉइंट पढ़ रहे हैं क्या? इसमें धीरे धीरे समाज में राजा और वर्ण व्यवस्था बनी। यहाँ पर मैंने आप लोगों को लिखा 10वां पॉइंट कि सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। कौन वर्ग थे? विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। 10वां पॉइंट इसमें लिखा है कि वैदिक काल में जो है धीरे धीरे समाज में राजा और वर्ण व्यवस्था किस तरीके से क्रिएट हुई। अब देखिए वैदिक सिंधु सभ्यता में, ये शायद वैदिक सभ्यता नहीं, सिंधु सभ्यता आमतौर पर जो है बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी। क्लियर, सिंधु सभ्यता में ये सिंधु लिखा है, देखिए यहाँ पर वैदिक ये गड़बड़ लिखा गया है। क्लियर, ये कुल मिला के समझिए आप, चूंकि इस पार्ट में है तो सिंधु हो गया। क्लियर, सिंधु सभ्यता आमतौर पर बाएं से दाएं, क्लियर, आमतौर से बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी। क्लियर, अब यहां पर देखना है वैदिक काल में मुख्य रूप से लिखाई नहीं थी। वैदिक काल में मुख्य रूप से मैंने कहा कि लोग क्या करते थे? यज्ञ और पूजा पाठ। उस समय लोग क्या करते थे? यज्ञ वगैरह करते थे। कुल मिला के मौखिक रूप से, ओरल तरीके से, मतलब मौखिक तरीके से उनको ज्ञान वगैरह दे दिया जाता था। वही लोग ज्ञान को रटते थे, वही उसी चीज से उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता था वैदिक काल में। तो उसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है, वैदिक काल में मुख्य रूप से लिखाई नहीं थी, यानी ज्ञान जो है मौखिक था, ओरल तरीके से था। गुरु जो है वह बोलते थे, शिष्य जो है सुनते थे। बाद में यानी उत्तर वैदिक काल में संस्कृत में लिपि लिखी गई थी। क्लियर, आपको याद रखना है। मैंने आप लोगों को बताया वैदिक जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो मिली है वह दरअसल दाएं से बाएं थी। क्या, देखिए कंफ्यूज कर दिया, दाएं से बाएं होनी चाहिए। सिंधु सभ्यता की जो लिपि मिली है वो दरअसल दाएं से बाएं की ओर शायद लिखी जाती थी। थोड़ा कंफ्यूजन है, दाएं से बाएं की ओर। और लेकिन वैदिक काल में देखिए ये चीजें, कॉन्सेप्ट आप याद करिए, वैदिक काल में मुख्य रूप से लिखाई नहीं की जाती थी वैदिक काल में। मैंने आप लोगों को बार बार बताया क्योंकि यज्ञ वगैरह, पूजा पाठ वगैरह वैदिक काल में होता था। तो जो ऋषि मुनि वगैरह होते थे कुल मिला के वो मौखिक तरीके से ज्ञान देते थे अपने शिष्यों को, और शिष्य भी मौखिक तरीके से रटते वगैरह थे, ज्ञान को एक्सेप्ट भी करते। यही तो यहाँ चीजें लिखा गया है कि वैदिक काल में मुख्य रूप से लिखाई नहीं की जाती थी, यानी ज्ञान मौखिक तरीके से दिया जाता था। गुरु बोलते थे, शिष्य सुनते थे। और बाद में यानी उत्तर वैदिक काल में संस्कृत भाषा में वैदिक काल में लिखी हुई लिपि जो है मिली है। उत्तर वैदिक काल में लिपि किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में। लेकिन ऋग वैदिक जो ये चीजें सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि जो है किस भाषा में लिखी गई है, क्या लिखी गई है, अभी ये चीजें स्पष्ट या क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी इसको पढ़ा ही नहीं गया है। ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर, अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ और चीजें देखिए। माप तौल के लिए न्यूनतम व्याट 16 kg का होता था सिंधु घाटी सभ्यता में। ये सिंधु घाटी सभ्यता का कि माप तौल के लिए न्यूनतम जो बाट वगैरह होता था वो कुल मिला के 16 kg का होता था। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में थोड़ा सा और कई सारी चीजें, अभी अंतर हम लोगों ने पढ़ लिया, अब कई सारी चीजों आप लोगों को और कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं, तब आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता में सारे अंतर पर क्लैरिटी आ जाएगी, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। दरअसल सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता है क्या चीजें। अभी जो सारी चीजें बताया, जो पॉइंट नोटेड है उसको आप लोग मैंने बेहतर तरीके से समझाया, लेकिन अब आप लोग कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता में आप लोगों को देने का प्रयास करता हूं। क्लियर, देखिए आप लोग इसको देखते रहे, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए कुल मिला के वैदिक काल में कुल मिला के जो आर्य थे वो कहां से आए थे? वैदिक काल में जो आर्य थे वो कुल मिला के आप लोग समझिए मध्य एशिया यानी मैक्स मूलर से आए थे। भारत में सप्त सैंधव प्रदेश यानी कि 7 नदियों के प्रदेश में पंजाब और हरियाणा में जो है कुल मिला के ये बस गए थे आर्य लोग जो है। क्लियर, और इनकी भाषा मैं आप लोग बार बार बता रहा हूं, इनकी भाषा क्या थी? इनकी भाषा जो है वैदिक काल में इनकी भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा संस्कृत थी, और संस्कृत जो है देवताओं की भाषा थी। संस्कृत देवताओं की भाषा थी। आर्य जो है मैंने आप लोगों को बताया कि मध्य
मध्य एशिया से आए थे आर्य भारत में। मध्य एशिया के मैक्स मूलर प्रदेश में बसे, यानी सप्त सैंधव प्रदेश, 7 नदियों का प्रदेश, पंजाब और हरियाणा क्षेत्रों में आर्य जो है स्टार्टिंग में बस गए। आर्यों की भाषा मैंने आप लोगों को बताया, आर्यों की भाषा संस्कृत थी और उस समय संस्कृत जो है ऐसा माना जाता है संस्कृत देवताओं की भाषा थी, इसीलिए। और जिन लोगों को संस्कृत नहीं आती थी आर्य उनको निम्न कहते थे, मतलब निम्न कैटेगरी में आते थे। और आर्य चूंकि जो इनकी आर्यों की जो भाषा संस्कृत थी वो देवताओं की भाषा थी, इसीलिए आर्य अपने आप को श्रेष्ठ कहते थे, श्रेष्ठ समझते थे। और जिनको मतलब संस्कृत नहीं आती थी उनको निम्न आर्य कहते थे। क्लियर? तो कुल मिलाकर जिनको संस्कृत नहीं आती थी वो समझिए भारत के मूल निवासी थे। क्लियर? अब ये कहाँ बसे थे मैंने आप लोगों को यह भी बता दिया, पंजाब और हरियाणा में जो है यह बस गए थे। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, मतलब वैदिक काल में सबसे प्रिय पशु जो है गाय थी, इसीलिए गायों की हत्या करने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाता था। क्लियर? सारी चीजें आप लोगों को मैंने वैदिक काल के बारे में बता दिया कि वैदिक काल में सबसे प्रिय पशु कौन थी। तो वैदिक काल में सबसे प्रिय पशु गाय होती थी, गायों के लिए युद्ध होता था। क्लियर? जो व्यक्ति गाय की हत्या करता था उस व्यक्ति को मतलब मृत्यु दंड दिया जाता था वैदिक काल में। क्लियर? मैंने आप लोगों को बता दिया आर्य कहां से आए थे, तो आर्य मध्य एशिया से आए थे, मैक्स मूलर वाले क्षेत्र में, मतलब मध्य एशिया मैक्स मूलर से आए थे। और भारत के सप्त सैंधव प्रदेश यानी 7 नदियों का प्रदेश पंजाब और हरियाणा में आर्य जाकर बस गए। क्योंकि आर्यों की भाषा, मैं बार बार बता रहा हूं, आर्यों की भाषा संस्कृत थी और संस्कृत उस समय देवताओं की भाषा थी, इसीलिए आर्य अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। और जिनको संस्कृत नहीं आती थी उनको जो है निम्नहीन दृष्टि से देखते थे या निम्न आर्य कहा जाता था। क्लियर? ये चीज आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं आप लोगों को बताया कि सबसे प्रमुख पशु, मतलब वैदिक काल में सबसे प्रमुख पशु गाय थी, गायों के लिए वैदिक काल में युद्ध होता था और जो व्यक्ति गाय की हत्या करता था उसको मतलब मृत्यु दंड दे दिया जाता था। तो इतनी प्रमुख मतलब पशु थी गाय जो है वैदिक काल में। क्लियर? अब कुछ चीजें देखिए सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में कुछ चीजें और बता देता हूं। तो सिंधु घाटी सभ्यता आप लोग समझिए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़कें वगैरह होती थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मैं आप लोगों को बार बार बताया कि जो ये अंतर लिखा हुआ हूँ, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहला पॉइंट क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता शहरी थी यानी नगरी थी। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दिया कि जो आज के समय का जो शहर है, नगर है आज के समय का शहर, वो समझिए सिंधु घाटी सभ्यता है। आज के समय का जो सामान्य गांव होता है वो समझिए वैदिक काल है, वैदिक सभ्यता है। क्लियर? तो इतना अंतर है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें जो है कैसी थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। क्योंकि शहरी सभ्यता, शहरी में आज भी देखिए किस तरीके से रोड वगैरह सिस्टमेटिक ढंग से बने होते हैं, नालियां वगैरह कितनी सिस्टमेटिक ढंग से सड़क के बगल वगैरह नालियां बनी होती, किस तरीके ताकि पानी वगैरह आसानी से उसमें से चला जाए। दूसरी चीजें सड़क वगैरह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और ये जो है पूरब से पश्चिम दिशा में होती थी, पूरब से पश्चिम दिशा में होती थी, जिससे कि हवा के द्वारा जो है सड़कें स्वयं जो है ऑटोमेटिक साफ हो जाती थी। क्लियर? तो यह भी याद रखना है कि सिंधु सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और ये पूरब से पश्चिम दिशा में होती थी, जिससे हवा के द्वारा स्वयं ऑटोमेटिक यह साफ हो जाती थी। क्लियर? दूसरी चीजें देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में एक चीज और, सिंधु घाटी सभ्यता में आपसे बताया कि इनका व्यापार जो है दरअसल विदेशों से होता था, सोना चांदी वगैरह सारी चीजें खरीदते थे विदेशों से। और ये लोग जो है विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। और सिंधु सभ्यता के मुहरों पर आप समझिए, सिंधु सभ्यता के मुहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर का चित्रांकन अंकित मिला है। सिंधु सभ्यता के मुहरों पर सर्वाधिक जो है एक सींग वाले जानवर का चित्र जो है अंकन मिला है। क्लियर? और मिट्टी के बर्तनों में, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का प्रयोग हुआ है। क्लियर? तो ये सारी चीज जो मैंने विशेषता बताई है दरअसल सिंधु घाटी की सभ्यता। एक बार और रिपीट कर देता हूं, सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़कें होती थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, पूरब पश्चिम दिशा में होती थी, जिससे हवा के द्वारा स्वयं सड़कें ऑटोमेटिक साफ हो जाती थी। दूसरी चीजें सिंधु सभ्यता का जो व्यापार था वो विदेशों से होता था और सिंधु सभ्यता के लोग कपास, विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। दूसरी तरफ मिट्टी के बर्तनों में सिंधु सभ्यता में लाल रंग का इस्तेमाल होता था। दूसरी ओर वैदिक काल में मैंने आप लोगों को बताया किस तरीके से यज्ञ पूजा पाठ वगैरह होता था, मतलब वैदिक काल में। तो वैदिक काल में 3 प्रकार के यज्ञ काफी ज्यादा प्रचलित थे। कौन से यज्ञ? जैसे अश्वमेध यज्ञ,
वाजपेय यज्ञ और रायसूय यज्ञ, ये 3 प्रकार के यज्ञ जो है वैदिक काल में प्रचलित थे। अश्वमेध यज्ञ जैसे घोड़ों को यज्ञ करके छोड़ दिया जाता था, जहां तक घोड़ा जाता था वहां तक का क्षेत्र जो है राजा अपने कब्जे में ले लेता था। दूसरी तरफ वाजपेय यज्ञ जो है राजा के शक्ति प्रदर्शन के लिए होता। तीसरी चीज है राजसूय यज्ञ जो है राज्याभिषेक के समय, जब कोई राजा बनता था तो उसके राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ करवाया जाता था। और एक चीज और आप लोगों को ध्यान रखना, जो आप लोग खट दर्शन पढ़ते हैं ये वैदिक काल में ही खट दर्शन या षष्ठ दर्शन जो भी आप लोग कहते हैं प्रोनाउंसिएशन इसका, खट दर्शन षष्ठ दर्शन ये दरअसल वैदिक काल में ही दिए। खट दर्शन कौन से, जैसे सांख्य योग, वैशेषिक न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा या वेदांत जो एक खट दर्शन है। एक बार फिर से बताता हूँ, जो एक खट दर्शन या षष्ठ दर्शन दिए गए हैं सांख्य योग, वैशेषिक न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वेदांत, ये दरअसल वैदिक काल में ही दिए गए हैं। और वैदिक काल में आप लोगों को पता होगा जो टैक्स लिया जाता था, वैदिक काल में टैक्स को बलि कहा जाता था, तो ये आप लोगों को याद रखना है। दूसरी चीजें मैंने आप लोगों को बताया, टैक्स को बलि कहा जाता था और राजाओं को खुश, सॉरी देवी देवताओं को खुश करने के लिए जो है पशु बलि दिया जाता था। क्लियर? मैंने आप लोगों को बताया कि वैदिक काल में टैक्स को बलि कहा जाता था और देवताओं को खुश करने के लिए पशु बलि वगैरह दिया जाता था। क्लियर? तो दोस्तों आप लोगों को सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी, देख लीजिए आप लोग। अब इसको और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो इस क्लास को 2-3 बार अगर आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों को कंसेप्चुअल क्लैरिटी सारी चीजें आ जाएं। क्लियर? इस क्लास को जितनी बार देखेंगे उतना ही ज्यादा आप लोगों को कंसेप्चुअल क्लैरिटी वैदिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता में डिफरेंस के बारे में, अंतर के बारे में सारी चीजें कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए। क्लियर? तो ठीक है दोस्तों, क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।